हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। बेसिकली इट इज अ कंप्लीट चैप्टर। तो उसमें तीन चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। वर्क की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे और एनर्जी की बात करेंगे। तो वन बाय वन चलो देखते हैं हम कहां तक क्या डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट इज वर्क। नाउ वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन बॉडी एक्चुअली मूव्स। जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी, आई कैन नॉट यूज द वर्ड वर्क, दैट विल बी योर एफर्ट्स, राइट बेटा। जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी मैं वर्क वर्ड शब्द नहीं यूज कर सकता। वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन a body actually moves in the direction of application of force. Application of force. This is the simplest, you can say, way of defining the work. Work is said to be done when body actually moves in the direction of application of force. मैंने क्या कहा, ये सिंपलेस्ट वे है वर्क को डिफाइन करने का। तो पहले सिंपलेस्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं। लो जी, अब जो फोर्स है, वी हैव टू बी केयरफुल। जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो फोर्स आपकी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। दो बातें हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की बात की है मैंने पहले, कि मैं कह दूंगा वर्क हुआ है। सेकंड थिंग, फोर्स भी आपकी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो मेरे पास फिर अब टोटल चार चीजें हो गई हैं, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, दो बात। नंबर टू, नंबर थ्री, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वन इज फोर्स कांस्टेंट और वेरिएबल। नंबर टू, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो चार बातें हो गई हैं। तो पहली बात, अगर हम बात करेंगे पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, बिल्कुल सिंपलेस्ट बात करेंगे, बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और उसमें भी क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ए पार्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन is in the direction of application of force, right बच्चा जी। मैंने क्या कहा, टोटल चार बातें मुझे करनी है। तो पहली बात, सपोज करो मेरे पास एक ये बॉडी है, ये बॉडी है, राइट। इट गेट डिस्प्लेस्ड टू दिस पोजिशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालूंगा, आपकी मर्जी, चाहे आउटर एज से निकाल लो या आउटर एज, चाहे इनर एज से निकालो, चाहे सेंटर ऑफ मास से निकालो। तो मैं सेंटर ऑफ मास से निकालूंगा भाई, राइट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। कब हुआ, जब मैंने कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई की है। यहां भी एफ लिख दिया मैंने, यहां भी एफ, क्योंकि अभी हो सकता बॉडी मेरी और आगे जा रही हो। मैंने तो इतना डिस्टेंस का वर्क डन निकाल दिया, इतना डिस्टेंस का। कुछ शब्द हिडन है, वो धीरे धीरे बाहर आते रहेंगे अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ये वर्ड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज वर्क डन, वो कहते हैं सिंपली आप क्या करो, एफ इंटू एस निकाल लो, ये आपका वर्क डन है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ए पार्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, ऐसे कर दो, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम एज, ऐसे कर दो, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऐसे कर दो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा पढ़ना। अगर डिफरेंट हो बी पार्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब क्या करें भाई, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड बात मेरे पास ये है बच्चों जी, डायरेक्शन ऑफ मोशन
इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। लो जी, वही सेम बॉडी बना लेते हैं। बॉडी डिफरेंट क्यों बनानी हमने? सेम बॉडी बनाई और मैंने फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में भाई, इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वही सेम फोर्स है, वही सेम फोर्स है, वही सेम फोर्स एफ, वही डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा जी? सेम डिस्प्लेसमेंट एस। अब वो क्या कहता है, मुझे तो ये, मेरी डेफिनेशन कब चलेगी? जब दोनों सेम डायरेक्शन में, तब चलेगी ये। तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं, ये ओब्लिक है ना, यहां बनाते हैं, ये ओब्लिक है ना बच्चा। व्हाट इज कंपोनेंट? दिस इज योर एफ कॉस थीटा। और अगर मैं इसका बनाऊंगा, एक ये एफ बनेगा और दूसरा कौन सा नीचे को बन जाएगा? साइन थीटा। तो मुझे तो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना है? एफ कॉस थीटा है। अब ये और ये तो सेम डायरेक्शन में हो गए बच्चा, तो व्हाट इज डब्ल्यू? एफ कॉस थीटा इंटू एस, सॉल्व करके एफ एस कॉस थीटा आ गया। तो मैंने कहा डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स वर्क कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वर्ड आ गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द वर्क कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने दोनों कांस्टेंट फोर्स के दोनों केसेस लिए, कांस्टेंट फोर्स के, अभी वेरिएबल पे नहीं गया फोर्स में, अभी कांस्टेंट फोर्स की बात चल रही है सारी। इसमें और देखो आप, अभी ये चलो, अब ये तो सिचुएशन बना दी मैंने, अब इसमें एक और सिचुएशन बनाता हूं, वो भी कांस्टेंट फोर्स की। वहां वर्क डन निकाल के देखते हैं कितना बनेगा। एक और सिचुएशन है मेरे पास आपकी, किस चीज की भला जी? वेरिएबल फोर्स की। मैंने कहा ये मेरे पास एक रास्ता है हेमिस्फेरिकल, ये रास्ता है, राइट। मेरा ब्लॉक यहां पड़ा हुआ था, मैंने फोर्स लगाई एफ और ब्लॉक यहां पहुंच गया भाई। होते होते घूमते घूमते हमारा ब्लॉक थोड़ा छोटा बनाता हूं, नहीं तो अदरवाइज आपको वो डायमेंशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये छोटा सा ब्लॉक बनाता हूं, ये ब्लॉक था यहां पर और ये यहां पहुंच गया भाई, यहां पहुंच गया, राइट। मेरी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स भी यहां भी ये है, माई डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ओवर हेयर आल्सो इन दिस डायरेक्शन। ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसका ये रेडियस है बच्चा जी, तो ये भी रेडियस हो गया और ये यहां पहुंच गया है। इस पॉइंट को एन मान लेते हैं, एन। ये पॉइंट ए है सपोज। आपकी बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स ए से बी पर पहुंच गई है। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा यहां पर? ये ए बी आएगा भी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? डिस्प्लेसमेंट कितना है जी? ए बी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो ए बी है और फोर्स एफ है, तो क्या मैं एफ डॉट ए बी लिख दूं? क्या मैं एफ डॉट ए बी लिख दूं? मैंने यहां सबसे पहले, अब ये मुझे सोचना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने क्या किया? दोनों की डायरेक्शन सेम की है। एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे। आज मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है, या तो मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बताता हूं क्यों पॉसिबल नहीं है। देखो जी, यहां पर फोर्स लगाई मैंने ऐसे, आप मान लो यहां तक मूव कर गए, तो आपने कहा भी चलो मैंने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर और आगे जाऊंगा तो एंगल चेंज हो रहा है मेरा, चेक कर लो, एंगल ही चेंज हो रहा है यहां, तो फिर मैं वर्क कैसे निकाल सकता हूं जब एंगल ही चेंज हो रहा है? वहां एंगल फिक्स था। फोर्स इज अप्लाइड इन ए डायरेक्शन थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स का एंगल ही चेंज हो रहा है, चेक कर लो। ये भी नहीं चलेगा यहां पर। अब कैसे निकाल लें? आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। मैंने ये कहा है
कि मेरे पास वर्डन का फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर नहीं है तो दोनों को सेम डायरेक्शन में बना लो, बना लिया मैंने। यहां पर जाओ, चाहे और आगे चले जाओ, चाहे पहले इससे पहले थे आप, डायरेक्शन यही थी। यहां तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना, देखो बच्चा, यहां एंगल ये है, फिर एंगल ये हो जाएगा, फिर एंगल ये हो जाएगा, फिर एंगल ये हो जाएगा, एंगल ही चेंज हो रहा है मेरा। अब क्या करूं मैं? हाँ जी, अब बेटर है कि डिस्प्लेसमेंट को डेविएट करो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों? डिस्प्लेसमेंट अभी यहां है, तो मान लो यहां पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट तो उसी अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी एन, ये ट्राइंगल है मेरे पास, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई एन। बी एन तो इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट एवरी मोमेंट, और ऊपर पहुंच जाएगा तब भी इधर रहेगा, और ऊपर पहुंच जाएगा तब भी इधर रहेगा। देख लो, अब फोर्स के लिए एंगल चेंज हो रहा था, लेकिन बीएन के लिए एंगल, बीएन तो नॉर्मल है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जब पॉइंट यहां हो जाएगा तब भी बीएन ऐसे होगा, पॉइंट है तब भी बीएन। तो मुझे ये चेक करना है, मुझे कंपोनेंट फोर्स का निकालना है या डिस्प्लेसमेंट का। ये मैं पढ़ कर आया हूं बुक के अंदर अपनी, ये मैं बुक में पढ़ कर आया हूं, वेरी सिंपल केस। लेकिन वही बात आ जाती है, मेरी ड्यूटी है आपको उस चीज को थोड़ा सा एडवांस करके बताना, ताकि आप कंपटीशन में कुछ नहीं होता मेरा बच्चा। मैं बार बार कहता हूं, मेरे जितने भी लेक्चर सुनोगे आप सब में यही कहे कि कंपटीशन कुछ नहीं है, चीजों को ध्यान से अंडरस्टैंड करना, दैट इज कंपटीशन। तो लो जी, अब यहां पर जो वर्क है, अगर मैं F इंटू एन बी, ये एन बी क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है, F इंटू एन बी करूं तो वर्क डन आ जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अब तो वेक्टर की जरूरत नहीं है मुझे, वेक्टर कब चाहिए था, जब मैंने उसको कहीं और से लेकर आया था। अब देखते हैं, लो जी, ये एंगल कितना है बच्चा जी, एंगल वर्टिकल एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा मान लेते क्योंकि यही एंगल चेंज करेगा, और ये थीटा हो गया एंगल। तो मैं इसको फिर अब यहां पर ए बी एन, और दिस इज माय कंप्लीट ट्राइंगल, ठीक है जी, ये मेरा O है, दिस एंगल इज थीटा। व्हाट इज साइन थीटा इन ट्राइंगल ओ बी एन? साइन थीटा इन ट्राइंगल, हाँ जी, कौन सी जी, ओ बी एन के अंदर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी एन बाय ओ बी इज अ साइन थीटा, और बी एन और एन बी एक ही बात है बच्चा, ओ बी साइन थीटा। व्हाट इज ओ बी? रेडियस, आर साइन थीटा। तो व्हाट इज वर्क? एफ इंटू आर साइन थीटा। डिफरेंस देखो दोनों के अंदर। तो मेरी बेसिक डेफिनेशन ये है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे हर दफा कंपोनेंट ऑफ फोर्स ही निकालना है, कई दफा ये कंपोनेंट मेरे लिए यू कैन से विल नॉट बी, मे नॉट बी सेम, तो मुझे उस समय डिस्प्लेसमेंट को चेक करना पड़ रहा है। दिस इज ए वेरी टिपिकल केस जो मैंने आपको बताया है। ये नहीं कह रहा मैंने कहीं अपने दिमाग से कहीं इसको बनाया है, बुक्स में ही दिया हो, लेकिन मैंने क्या किया, डिफरेंट बुक्स को कंपाइल करके एक जगह इकट्ठा कर दिया सारा सिस्टम आपका। देख लो बच्चों को डाउट हो इसके अंदर। ये तो थी मेरे पास, कौन सी थी, अभी मैंने कांस्टेंट फोर्स के दोनों केसेस किए हैं, कांस्टेंट फोर्स के दोनों केस। अभी मैं कांस्टेंट फोर्स पे स्टिक करूंगा, वेरिएबल अभी रुक के चलता हूं आगे, कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर बच्चा? देख लो वर्क के अंदर कोई डाउट हो आपको, वर्क की डेफिनेशन में कोई डाउट हो तब आपको क्लियर हो गया कि मेरे को मन में क्या, मेरे दिमाग में क्या बैठ चुका था कि एफ का कंपोनेंट निकालो और वर्क डन निकल जाएगा आराम से। बट इन तो आई हैव टू बी केयरफुल कि मैं एफ का कंपोनेंट तो निकाल ले रहा हूं, क्या अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो कंपोनेंट वही रहेगा मेरी फोर्स का, यहां पर सेम है कंपोनेंट। तो मुझे फिर चेक करना है, मुझे कंपोनेंट फोर्स का निकालना है या डिस्प्लेसमेंट का निकालना है। यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है बच्चा। लो चलें आगे, रब कर दूं मैं इसको, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, नहीं फिर मैं इसको रब करता हूं बच्चा आगे। राइट, नेक्स्ट। अब मुझे यहां जो थोड़ा सी चीज और नोट करनी है, जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें जो मुझे नोट करनी है। जो छोटी छोटी बातें क्या आपकी मेरा बच्चा जी, हाँ जी देखो बच्चा, छोटी छोटी बातें। अभी मैंने कहा है डिस्प्लेसमेंट,
और अभी थोड़ा सा ध्यान, मैंने ये कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट में क्या बात करूंगा बच्चा, मैंने ये फोर्स लगाई है सेंटर ऑफ मास पे लगाई है, यही बात की थी मैंने, यही बात की थी, ठीक है। अब एक स्प्रिंग है मेरे पास, ये एक स्प्रिंग है, दिस इज इट्स नेचुरल लेंथ, दिस इज नेचुरल लेंथ, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, दिस इज सेंटर ऑफ मास। मैंने इसको बाय अप्लाइंग फोर्स कंप्रेस कर दिया भाई, तो मैंने फोर्स कहां अप्लाई किया, एक इधर फोर्स अप्लाई किया, इधर फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई किए दो, और मैंने बाय अप्लाइंग फोर्स इसको एलोंगेट कर दिया भाई, तो एक फोर्स मैंने यहां अप्लाई की, एक फोर्स मैंने, आप चेक करो सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर रहा उसका, सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं कर रहा, चेक कर लो, लेकिन मैंने तो काम किया। हाँ जी बच्चा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, लेकिन मैं करूं, मैंने काम किया भाई, बिल्कुल। तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट शुड बी ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे लिख दो, वर्क इज सेड टू बी वन if point of application of force moves, मे बी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट के ऊपर है। अब धीरे धीरे चीजें और मतलब यू कैन से एक्सपेंड होती चली जाएगी, अभी तक हम सेंटर ऑफ मास की बात करते थे, अब मैं धीरे धीरे कहां मूव कर रहा हूं, बॉडी को, पूरी बॉडी की डिस्कस करने की बात कर रहा हूं मैं। मे बी के सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, देखो तीनों केस बनाया मैंने, यहां पर मैंने क्या किया, उसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, मैं उठा के यहां ले आया, ये सिचुएशन आ गई स्प्रिंग की, कंप्रेस कर दिया फोर्स लगा के, यहां मैंने, लेकिन सेंटर ऑफ मास सेंटर उतनी मूव कर रहा हूं, तो मे बी कि जो आपने फोर्स लगाई है उससे सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, लेकिन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो मूव करे। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर गया है आपका, यू हैव परफॉर्म्ड द वर्क। कोई डाउट हो बच्चे आपको इसके ऊपर, देख लो, ये जब हम उनकी बातें करेंगे ना मेरा बेटा जी, जब स्प्रिंग फोर्सेस की बात करेंगे, हालांकि मैंने वहां भी बताया आपको इन द चैप्टर ऑफ लॉज ऑफ मोशन, एक पूरा टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स एंड बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग पे मैंने बात की हुई है, वहां पर भी हमने, वहां तो चलो डायरेक्शन प्रॉपर बताइए, यहां मैं डायरेक्शन की बात तो नहीं कर रहा क्योंकि वो फिर और लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगा, यहां तो जस्ट ये बात कर रहा हूं कि ये नेचुरल लेंथ थी, ये कंप्रेस कर दिया और ये एलोंगेट किया, तो दोनों केसेस में जहां मैंने फोर्स लगाई है, यहां फोर्स लगाई, ये अंदर मूव कर गया पॉइंट, यहां फोर्स लगाई, ये पॉइंट बाहर मूव कर गया, देख लो। तो इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स, वी विल यूज द वर्ड वर्क हैज बीन डन। मे बी के सेंटर ऑफ मास मूव ना करे आपके सिस्टम का, तो ये भी मुझे ध्यान रखना है, ठीक है जी। नंबर 3 नेक्स्ट और देखते हैं, ठीक है बच्चा जी, देख लो इसको, कॉपी इसको कर दें, देख लो बच्चों, आप इसको आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लो जी आगे चले। मे बी ये भी हो सकता है, मे बी कि आपने एक फोर्स अप्लाई की, आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई की आपने ऐसे, या चलो छोड़ो, एक फोर्स अप्लाई की आपने ऐसे, क्यों टेढ़ी बनानी, वो पार्टिकल को पहले उठा के आपके ए से बी पर ले गई, फिर बी से सी पर ले गई, और सी से डी पर ले आई, एंड फाइनली आप ये डी पर पहुंच गए, राइट। इस फोर्स ने ये भी काम किया पहले, फिर ये काम किया, फिर ये काम, मैं तीनों के अलग अलग एंगल वगैरह निकाल के काम करूंगा, तो व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन, या ऐसे कर लो, एफ डॉट S1, ये डिस्प्लेसमेंट सपोज S1 है, ये S2 है और ये S3 है, प्लस एफ डॉट S2 प्लस एफ डॉट S3, ठीक है बच्चा, एफ कॉमन आ जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, ये मैं वेक्टर में पढ़कर आया हूं, ये किसके बराबर है, AD के बराबर है, इज इक्वल टू एफ डॉट S, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई फोर्स आपकी पीसेस में वर्क कर रही है, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इन द सेम वे, अगर एक पार्टिकल है, उस पे बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही थी,
और अल्टीमेटली वो उठ के यहां चला गया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और फोर्सेस आपकी F1 है, ये F2 है, ये F3 है, सपोज एक और लगा दी, दिस इज योर F4। सो वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्स कितनी हो जाएगी, F1 डॉट एस, F2 डॉट एस, F3 डॉट एस और F4 डॉट एस, यही हो जाएगा वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स। मैं इसको दोबारा बनाता हूं बेटा, फिगर थोड़ी छोटी बन गई क्योंकि फिर आपको हो सकता नजर भी ना आए फिगर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो गया A टू B अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F1, this is your F2 and suppose this is your F3, right? This is vector quantity, vector। This is a displacement S। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रही है देन वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स, ठीक है, वो निकालो क्या होगी, F1 डॉट एस, सेकेंड का F2 डॉट एस, थर्ड का F3 डॉट एस। जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स प्लस वर्क डन बाय थर्ड फोर्स। ये इन सम टोटल का सम होगा, तो वो क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट एस आ जाएगा। इट मींस आप वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स निकालो, जितना भी काम किया उन सबको ऐड करके भी टोटल रिजल्ट आ जाएगा, या आप पहले नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो इनटू फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट उसको कर दो, तब भी वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि वर्क क्या स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा वर्क F डॉट एस का है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने क्या बताया, पहली बात, जब मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो तो ये चेक करना है ड्यूरिंग माई डायरेक्शन ऑफ मोशन मुझे कंपोनेंट फोर्स का निकालना है या डिस्प्लेसमेंट का निकालना है, पहली बात। फिर मैंने ये कहा कि मे बी कि आपका सेंटर ऑफ मास मूव ना कर रहा हो, लेकिन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो मूव कर रहा हो, तभी आपका काम होगा। नंबर 3, मैंने कहा अगर आपकी एक फोर्स है उसने बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं, पहले ये किया, यहां के रुक गई मान लो 1 मिनट के लिए, तो आपने कहा दिस इज वर्क डन, दिस इनटू दिस डॉट मिनट से, फिर ये किया, फिर ये किया, तो सारे वर्क डन निकाल लिए, या आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स भी वर्क डन निकाल सकते हो। ये भी W है, ये भी W है, ये भी W है, इन द सेम वे ये भी W है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और सिंगल पार्टिकल, तो आप रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी वर्क डन निकाल सकते हो। इन सारी बातों में कोई डाउट हो बच्चों, आपको चेक कर लो एक बार, आप इनमें कोई डाउट हो फिर हम आगे चलें बच्चा जी। नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट छोटी छोटी बातें कर रहा हूं वर्क के लिए ना। सपोज एक बॉडी है, वो पीछे से चलती हुई आ रही है, पीछे से चलती हुई आ रही है, यहां से चलती हुई आ रही है, रास्ते में कहीं पहुंचेगी, मैं यहां खड़ा हूं, तो बॉडी मेरे लिए यहां पर भी पहुंची थी, और एक आदमी यहां खड़ा है, उसके लिए बॉडी यहां भी पहुंची है, और फाइनली बॉडी यहां पहुंच गई आपकी, ठीक है जी। व्हाट दिस पर्सन विल से, वर्क डन इज दिस इनटू दिस पर्सन A, एंड व्हाट दिस पर्सन विल से, वर्क डन इज दिस इनटू दिस। सपोज इसके लिए वर्क डन RA डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट RA है, या SA कर लो, क्योंकि हम अभी तक S से डिनोट कर रहे हैं, अभी हम AB में नहीं घुसे। और इसके लिए कितना है, और कांस्टेंट फोर्स F लगाई है मैंने पीछे, तो व्हाट इज वर्क डन फॉर पर्सन A, फॉर पर्सन A, A के लिए कितना हो जाएगा, फॉर A, व्हाट इज WA, F into SA, फॉर B, व्हाट इज वर्क डन, F into SB। इसका मतलब ये निकल गया मेरा बच्चा जी कि जो वर्क डन है दैट इज फ्रेम डिपेंडेंट। वही बातें डिस्कस करेंगे आगे आगे जाकर, धीरे धीरे छोटी छोटी बातें हैं और आगे निकलती रहेंगी। तो मैंने क्या बात की मेरा बेटा जी, पहले मैंने कहा कि वर्क में जब बात करनी है तो आपको चेक करना है मुझे डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का निकालना है या फोर्स का। मेरी बुक में फोर्स का कंपोनेंट निकाल के मुझे बड़ा कंफर्टेबल किया हुआ है। क्यों, सिचुएशन वो ली हुई है जहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक दफा मैंने फिक्स कर दी तो बॉडी आगे सेटल में चल रही है, ठीक है बच्चा जी। तो फिर मैंने बात की इसकी, फिर इसकी बात की, इसकी बात। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो आप, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आगे देखो जी। अब इसका मतलब ये निकल गया मेरे पास, अभी मैं सिर्फ कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये निकल गया मेरे पास बच्चा, इसका मतलब ये निकल गया मेरे पास कि जो W है बाय कांस्टेंट फोर्स
एफ एस कॉस थीटा आ गया। अब मे बी वो मैंने कंपोनेंट जो है मे बी के फोर्स का निकाला हो या डिस्प्लेसमेंट का, वो तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। तीन सिचुएशन है अभी। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। केस वन, पॉजिटिव वर्क, राइट बच्चा जी। मैंने कहा है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। पहली बात तो वर्क कब होगा, जब मैं फोर्स लगाऊंगा, और डिस्प्लेसमेंट ये तो मैं कह ही चुका हूं पहले। तो अगर थीटा जो है लेस देन 90 हो, मींस एक्यूट एंगल हो, तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव होता है। वर्क डन पॉजिटिव होगा आपका। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सारी बात है, आपके जितने भी सिस्टम है चल रहे हैं, आगे को पुल कर रहे हैं। मान लो मैंने कहा एक बॉडी है बीइंग पुल्ड बाय दिस फोर्स, तो ये आपका एंगल थीटा है, लेस देन 90 है, वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बॉडी मैंने ऊपर से नीचे रिलीज की, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इसको नीचे को खींच लिया, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बॉडी ऊपर पड़ी हुई है, ये नीचे को आ रही है, क्या हो जाएगा वर्क डन, नीचे कोई बॉडी आ रही है आपकी, सपोज यहां से यहां आ गई है, डिस्प्लेसमेंट एस है, वर्क डन क्या हो जाएगा, एम पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन। ठीक है बेटा, जितने भी काम डेली लाइफ में करते हैं दैट इज पॉजिटिव वर्क। पुलिंग की बात की मैंने, ये फ्री फॉल की बात कर दी आपके साथ, पॉजिटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क कब होगा बच्चा जी, नेगेटिव वर्क। अभी आपने कहा है W बराबर है एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा जो है मोर देन 90 हो जाए, एक्यूट हो जाए, मीन्स 90 से बड़ा हो जाए। अब इसका एग्जांपल क्या है, अगेन मान लो एक बॉडी रखी हुई है आपने ये, और फ्रिक्शन वाला सरफेस है, मीन्स फ्रिक्शन है। जब मैं इसको आगे पुल करता हूं, मैं पढ़कर आया हूं फ्रिक्शनल फोर्स पीछे काम करती है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये तो मेरी अप्लाइड फोर्स है, इसको मैं कैपिटल से वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, एक ही बात है बच्चा। कितनी होगी, म्यू एम जी होती है, म्यू एम जी इंटू एस, आगे को है, बॉडी यहां पहुंच गई है, इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये इधर को है वो उधर को है, चेक कर लो। एस आगे को है, एफ पीछे को है, व्हाट इज क्या हो जाएगा, ये माइनस म्यू एम जी एस हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी, मान लो सेकंड केस, मैंने बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी है भाई आज, तो मेरी एम जी तो नीचे को काम कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट मेरा ऊपर को है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी। ये वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी था, ये वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ध्यान रखना जरा। ये वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब आराम से सुनने की बात है, इस केस में फोर्स तो लगाई है मैंने बॉडी को मूव करने के लिए ऊपर, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, इसने तो पॉजिटिव काम किया, इस फोर्स ने तो, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव। यहां पर भी जिस एजेंट ने इसको ऊपर को फेंका है उसने तो पॉजिटिव काम किया है। आई हैव टू बी केयरफुल कि वर्क डन किस एक इंस्टेंस के ऊपर दो एजेंट हो सकते हैं। सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग, यहां पर एक तो ये एजेंट अपने आप आ रहा है, ये मैंने लगाया है, मेरा तो काम पॉजिटिव है, इसने नेगेटिव किया है। यहां पर भी जिसने इसको ऊपर को टॉस किया है या थ्रो किया है उसने तो पॉजिटिव काम किया है, इस फोर्स ने काम नेगेटिव किया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जीरो वर्क। जीरो वर्क, थर्ड केस, जीरो वर्क। हाँ जी, कब होगा जीरो वर्क? अगर अब यहां तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, आप फोर्स ही ना लगाओ, फोर्स बहुत सारी लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो, क्योंकि मैंने कहा कि जब तक आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव नहीं करेगा, कहां पर, इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तब तक वर्क नहीं होगा। और थर्ड केस है थीटा बराबर है 90। चलो मैं इन दोनों की पॉसिबिलिटी की बात नहीं करता कि भाई मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि एफ भी लगाऊंगा मैं और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन अगर थीटा 90 हो तो क्या होगा, क्योंकि इन दोनों को तो चलो मैं नहीं कर सकता। हालांकि ये भी एक फैक्टर है कि मैंने एक दीवार है उसको फोर्स लगाता रहा, दीवार हिली नहीं मेरे से, तो वर्क डन जीरो है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं एक ही केस की बात कर रहा हूं। ये तो बड़े मतलब यू कैन से
अगर ये नहीं है तो फिर मुझे वर्क को डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना मेरा बेटा। अब मैंने क्या किया, एक कुली है कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, मूविंग फॉरवर्ड, लोड ऑन हिज हेड, तो ऊपर को लगाएगा, सिर पे वजन रख के ऐसे करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। व्हाट इज एंगल? 90 डिग्री। लोड के उसको ऊपर को फोर्स लगानी पड़ रही है, मींस इस वेट को बैलेंस करना पड़ रहा है इस फोर्स से, फिर आगे चल रहा है वो। तो व्हाट इज वर्क डन? 0। W बराबर है F इंटू एस कॉस 90, वर्क डन 0 हो जाएगा। अभी बताऊंगा क्या हुआ यहां पर। सेकंड, अगर आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, यू से सेंटीमेंटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। दिस अभी पीछे पढ़कर आए हैं कि ये एक फोर्स जो है विच इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन, मस्ट है ये फोर्स, अगर ये नहीं है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। और मैं ये कहता हूं एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो व्हाट इज एंगल? 90 डिग्री। व्हाट इज एंगल? 90 डिग्री। तो यहां पर भी वर्क डन बाय सेंटीमेंटल फोर्स टू रोटेट द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज 0। ये रब कर दूं पहले वाले, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये रब कर देता हूं। हाँ जी बच्चा जी, इस केस में तो कुली को तो पसीना आ गया बेचारे को, आपका लोड उठाकर लाया, आपके तो तूने काम ही नहीं किया, कुली को बोल दिया आपने काम ही नहीं किया, कुली को बोल दिया आपने काम ही नहीं किया। इसने एफर्ट, आपने उसको जो मेहनताना दिया है, मींस जो उसको आपने चार्जेस दिए हैं, दैट इज फॉर हिज एफर्ट। वर्क डन 0 इस केस में, एफर्ट लगाए हैं। यहां पर भी एफर्ट लग रहा है, मैं बॉडी को घुमा रहा हूं, मेरे को पसीना आ गया, मेरी बाजू दर्द हो गई है, आई मेड एन एफर्ट, नॉट वर्क डन। वर्क डन एक डिफरेंट चीज है, वर्क डन नहीं हुआ यहां पर। कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो मैंने एग्जांपल आपके पॉजिटिव वर्क के दिए थे, पुलिंग वाला और फ्री फॉल का। नेगेटिव वर्क के दिए हैं, ये भी पुलिंग का ही है, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गई है और ये अगेंस्ट ग्रेविटी मैंने काम किया। 0 वर्क के मैंने कुली का एग्जांपल, डेली लाइफ का एग्जांपल। हाँ, यहां पर जो कुली है, जब वो चल रहा है अपने पांव से, हम पीछे पढ़कर आए हैं, अर्थ को पीछे को प्रेस कर रहा है चलने के लिए, अर्थ उसको रिएक्शन दे रही है R, ये कंपोनेंट आगे को और ये कंपोनेंट पीछे को। वो जो रिएक्शन है, और ये कब चल पाएगा? अगर इसकी ये जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका ये कंपोनेंट फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तब चल पाएगा वो, नहीं तो चल नहीं पाएगा वहां पर वो। ये वर्क हुआ है यहां पर, अगर हुआ है तो। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुली वाला केस रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर हम ऐसे देखें तो ओनली एफर्ट है, लेकिन वही जो कुली है आपका, वो अपने पांव से अर्थ को नीचे को प्रेस करता है, अर्थ उसको एक रिएक्शन देती है, उसका एक कंपोनेंट बन जाता है R cos थीटा। ये हम पढ़ कर आए उसमें 5th चैप्टर में। एक कंपोनेंट बन जाता है R sin थीटा। ये कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस करता है, ये कंपोनेंट उसको आगे चलने में हेल्प करेगा, लेकिन ये कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होना चाहिए तभी चल पाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो चल नहीं पाएगा। ये वर्क डन जरूर है वहां पर। अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये उसके एफर्ट है, सिर्फ ये वर्क डन है। अगर है तो कुली वाले केस में दिस इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। अभी जैसे मैंने कहा था नेगेटिव वर्क के अंदर कि फ्रिक्शन अपना काम किया हुआ है, लेकिन उसके केस मैंने तो काम पॉजिटिव किया है, दिस इज वर्क डन। तो यू हैव टू बी केयरफुल। ये 0, यहां से देखोगे तो 0 है, यहां से देखोगे तो वर्क डन आएगा आपके पास। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 वर्क की बात मुझे रिपीट करनी है। क्लियर है बच्चा आपको? देख लो इसको भी। पॉजिटिव वर्क डन की बात क्लियर करनी है, 0 ये ठीक है आपकी। चले आगे और देखो, मैं अभी फिर कह रहा हूं, मैंने अभी सिर्फ कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं, मैंने वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लेकर आया मैं। अभी मेरा कांस्टेंट फोर्स चल रहा है, और जो उसके 2 केसेस किए मैंने, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम है तब क्या केसेस होंगे, और अगर डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड मोशन डिफरेंट है तब क्या सिचुएशन, उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं भी आपके साथ। अभी मैंने और आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाया अपने डिस्कशन को, एक ही बात कर रहा हूं मैं। मैंने वेरिएबल की बात क्यों नहीं की अभी क्योंकि सारी बातें पहले मैं कर लूं, वेरिएबल में फोर्स को तो वेरिएबल करना मुझे, और करना क्या है, इसलिए मैं भी कांस्टेंट फोर्स पे स्टिक किए हूं। अब वर्क के यूनिट्स क्या होंगे भाई? वर्क के यूनिट्स क्या होंगे? 2 यूनिट्स है, जैसे फोर्स में थे मेरे पास एब्सोल्यूट और सीजीएस सिस्टम। 2 सिस्टम है, एक सिस्टम है मेरे पास एब्सोल्यूट,
और दूसरा एब्सोल्यूट सिस्टम, और दूसरा है मेरे पास ग्रेविटेशनल सिस्टम, ग्रेविटेशनल, राइट बच्चा जी। हालांकि इसको हम यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं। यहां पर फिर दो हैं, एक तो MKS है और एक CGS है। पहले CGS की बात करेंगे क्योंकि छोटा होता है। CGS है और MKS है। यहां पर भी दो है, CGS है और MKS। CGS में वर्क को मेजर करते हैं अर्ग के अंदर, और एक अर्ग का वर्क कब होगा? अगर एक डाइन की फोर्स आपकी बॉडी को 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दे। तो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। ये अर्ग की डेफिनेशन आ गई आपकी। नेक्स्ट है जूल। अब ध्यान से सुनो, जूल क्या होता है बेटा जी? आपके साइंटिस्ट का नाम है तो उसको जे छोटा रहेगा, मेरा ध्यान रखना, 1 जूल। अगर फोर्स आपकी 1 न्यूटन की है और 1 मीटर से मूव कर दे, अब आपको जी न्यूटन भी तो साइंटिस्ट था। अगर मुझे सिर्फ पहला लेटर यूज करना, हम पढ़ चुके हैं डायमेंशन के अंदर, अगर पहला लेटर यूज करना है तो कैपिटल होता है। अगर पूरा नाम यूज करना, अगर मुझे पूरा नाम यूज करना है तो लेटर छोटा रहेगा यूनिट्स के अंदर। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मतलब मुझे खुद सीखनी है, आपको बहुत कम जगह बताई जाएगी। ठीक है जी। अगर पूरा नाम लिखना है, या अगर 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर, तो ये दोनों ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है, नोटेशन का सिर्फ फर्क है। वो कहता है इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? फिर कोई बात नहीं, हमने क्या कहा है, 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन इंटू मीटर। व्हाट इज 1 न्यूटन? पढ़कर आए हैं हम, 10⁵ डाइन होते हैं बच्चा, पढ़कर आए हैं पीछे फोर्स के अंदर, इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये 10⁷ डाइन सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसको अर्ग बोलते हैं। तो 1 जूल बराबर है 10⁷ अर्ग आ जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो इसको भी आप। यहां CGS सिस्टम में क्या होंगे? उसको बोलते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर फोर्स से डिनोट करते हैं उसको, ग्राम सेंटीमीटर। इससे इट मीन्स अगर फोर्स आपकी 1 ग्राम वेट की है एंड डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो व्हाट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर? इज इक्वल टू 1 ग्राम वेट हाइफन सेंटी। इकट्ठा नाम तो यही हो जाए ना बेटा इसका, फिर थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, ज्यादा छोटा हो गया सिस्टम मेरा। ग्रेविटेशनल सिस्टम, राइट, CGS सिस्टम। राइटिंग ज्यादा छोटी होगी थी बच्चा, फिर नजर नहीं आएगी। क्या है जी यहां पर? ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर। और अगर दूसरा होता है MKS में क्या हो जाएगा? kg मीटर इज इक्वल टू 1 kg वेट इंटू 1 मीटर। दोनों में रिलेशन क्या होगा कहता वो? तो 1 kg मीटर, अब क्या हो जाएगा जी? ये कितने होते हैं? 980 ग्राम वेट होते हैं, पढ़ कर आए हैं पीछे हम ये, इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यही होगा। या छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे क्यों करते हो? जरूरत नहीं इसको कंफ्यूज करने की। 1000 करो ना इसको, 1000 ग्राम वेट इंटू 100 सेंटीमीटर, ये बन जाएंगे 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर बन जाएंगे। चेक कर लो, इसी का तो नाम ग्राम सेंटीमीटर। सॉरी 2 स्टेप करने पड़ेंगे मुझे, 2 स्टेप करने पड़ेंगे। 10⁵ ग्राम वेट सेंटीमीटर, इसी का तो नाम वो है बेटा मेरे पास ऊपर, ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, इसी का तो नाम ग्राम सेंटीमीटर है, चेक कर लो। तो ये मेरे पास आपके वर्क के लिए यूनिट्स हैं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई? बहुत बड़ा सीधा ही है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। फोर्स के लिए mL/t-2 इंटू L, सॉल्व करके आ जाएगा mL/t-2। ये मेरे पास इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा, dm डायमेंशन फार्मूला df। कोई डाउट हो बच्चों यहां तक?
मैं फिर कह रहा हूं मैंने सारा काम अभी आपका वेरिएबल फोर्स का, सॉरी कांस्टेंट फोर्स का किया है। कोई डाउट हो यहां तक आपको? एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले, वेरिएबल पे भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों, देख लो इसको। लो जी, ये सिस्टम यूनिट्स हो गए इसके सारे, अर्ग हैं और जूल हैं। सीजे सिस्टम की बात करता हूं अगर मैं एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर, और अगर मैं बात करता हूं आपकी ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर, तो यूनिट्स मेरे पास कौन कौन से बेटा जी? ग्राम सेंटीमीटर हैं और केजी मीटर हैं। वन केजी मीटर इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। इन द सेम वे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। एक न्यूमेरिकल करते हैं भाई, प्रॉब्लम करते हैं। एक गार्डनर है, उसको क्या कहा गया कि भी एक लॉन रोलर है, उसको ये कहा गया, गार्डनर को ये कहा गया, एक गार्डनर अप्लाइज 100 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, एंड मूव 100 force on a roller and move it through 100 मीटर। एक गार्डनर ने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई और उसको 100 मीटर तक खींच दिया। ही वॉज पेड wages at rate of 1 rupee for 100 जूल ऑफ वर्क। भाई उसको ये कहा गया कि आज अगर तू 100 जूल का काम करेगा तो 1 रुपया मिलेगा, 200 जूल का काम करेगा तो 2 रुपए मिलेंगे, शाम को जितने जूल का काम करेगा अपने पैसे ले जाइयो हमसे, ये कह दिया उसको। द डायरेक्शन ऑफ, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नंबर 1, फोर्स विद हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, विद हॉरिजॉन्टल इज नंबर 1 भाई 0 डिग्री थी, नंबर 2 60 डिग्री थी, नंबर 3 90 डिग्री थी, और नंबर 4 150 डिग्री थी, 150 डिग्री। 4 केसेस हैं भाई। चार केसेस हैं भाई। ठीक है जी, 4 केसेस हैं। लो जी, पहला केस सॉल्यूशन। उसने क्या कहा कि एक रोल, पहले चारों केसेस बना लेता हूं फिगर वाइज में। उसने फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सेकंड केस में उसने फोर्स लगाई है एट एन एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल। थर्ड केस में उसने फोर्स लगाई है एट एन एंगल 90 विद द हॉरिजॉन्टल। फोर्थ केस में फोर्स लगाई है उसने एट एन एंगल 150 विद द हॉरिजॉन्टल। 150 तो ये 90 प्लस 60 तो ये एंगल 30 है। चलो ये 150 विद द हॉरिजॉन्टल। कोई डाउट हो बच्चा? चारों केस समझ आ रहे हैं आपको? इस न्यूमेरिकल को बड़ा मतलब यू विल रियली फाइंड समथिंग कि यार के हुआ क्या यहां पर हमारे साथ। फर्स्ट केस, केस 1, व्हेन थीटा बराबर है 0 डिग्री। केस 1, व्हाट इज वर्क डन? W बराबर है एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना बचा? वो सेम वही 100 जूल, सॉरी 100 न्यूटन। डिस्टेंस मूव्ड 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10⁴ आ जाएगा। वेजेस कितने बनेंगे उसके? वेजेस बाई 100 रुपीज। ठीक है जी, देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? सेकंड केस 2,
व्हेन थीटा बराबर एट 60 डिग्री. व्हाट इज डब्ल्यू? एफ एस कॉस थीटा. व्हाट इज एफ? 100. व्हाट इज एस? 100. व्हाट इज कॉस थीटा? 60 डिग्री. कॉस 60 कितना होता है बच्चा जी? 1/2 होता है. तो ये बन जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 1/2. ये सॉल्व करके आ जाएगा 5000 जूल आ जाएगा. वेजेस 5000 बटा 100 बराबर है 50 रुपीज. चेक कर लो भाई वेजेस. थर्ड केस. Case third. What is W? When theta बराबर है 90 डिग्री. W is equal to Fs cos theta 100 इंटू 100 इंटू 0 बराबर है 0 जूल. वेजेस बराबर है 0 रुपीज. 0. फोर्थ केस. केस 4. when थीटा बराबर है 150 डिग्री. W बराबर है एफ एस कॉस 150. इसको ऐसे लिखूं क्या? एफ एस कॉस 150. जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा है, फोर्स इज अप्लाइड इन ए डायरेक्शन 150 टू द हॉरिजॉन्टल. मैं यहां बना रहा हूं डायरेक्शन द्वारा भी है. फोर्स इज अप्लाइड इन ए डायरेक्शन 150 विद द हॉरिजॉन्टल. मैंने 150 विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं कहा है, विद द हॉरिजॉन्टल. तो व्हाट विल बी दिस एंगल? 30 डिग्री. अब रोलर इधर को, रोलर है ना, रोलर है, अब इधर को आएगा वो. तो दैट इज एफ एस कॉस 30. एक चीज, पहली बात रोलर है ये, रोलर इधर फोर्स लगाने पे अंदर थोड़ा जाएगा, इधर वापस आएगा. तो ये वर्क डन नेगेटिव नहीं है. मुझे ध्यान देना है नेगेटिव वर्क डन के अंदर भी. पहली बात, बहुत कुछ बताएगा न्यूमेरिकल आपको. देखने में बड़ा छोटा सा है लेकिन बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देगा अभी आपको. पहली बात तो क्या आ जाएगा ये 100 इंटू 100. व्हाट इज कॉस 30? √3/2. ठीक है जी. ये बन जाएगा 1.7 या इसको सॉल्व कर लो. दिस इज 0.866 इंटू 100 इंटू 100. तो ये बन जाएगा 8660 जूल आ जाएगा ये. अब बात कर रहे हैं वेजेस की. वेजेस बाय 100 तो ये आ जाएगा 86.60 रुपीज. अब आराम से देखो जिस न्यूमेरिकल, पहले देख लो आप. मन में ये नहीं आ रहा कि यार सेकंड केस में भी तो उसने बेचारे ने 100 डिस्टेंस 100 मीटर मूव किया है, उसके पैसे कम कैसे हो गए? क्या मन में ये आ रहा है ना कि डिस्टेंस मूव तो यहां भी 100 मीटर अगर रोलर था, मैं उसको ऐसे लाया या उसको ऐसे लाया, डिस्टेंस मूव तो 100 मीटर है. हर केस में डिस्टेंस मूव 100 मीटर है. अगर मैंने उसको ऐसे, अब मैं फिगरें दोबारा बना रहा हूं भाई, ऊपर बनाओ. ये जगह पड़ी है मेरे पास, यहां जगह पड़ी है. फर्स्ट केस डिस्टेंस मूव्ड इज 100 मीटर, फोर्स लगाइए इस डायरेक्शन में. सेकंड केस डिस्टेंस मूव्ड इज 100 मीटर. वर्क डन कम ज्यादा कैसे हो गया दोनों के अंदर? पहले तो इनको डिस्कस कर लेते हैं. कम ज्यादा वर्क डन कैसे हो गया? कम ज्यादा वर्क डन कैसे हो गया? वर्क डन तो सेम आना चाहिए. डिस्टेंस मूव्ड वही है 100 मीटर का. क्या हुआ यहां पर? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. मैंने वर्ड लगाया लॉन रोलर. सपोज कर लो, सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा सपोज करते हैं, फिर आपको जल्दी चीजें समझ आएंगी. अब ये रब करते में सारी बातें क्लियर हो चुकी है. इनको रब कर दो सब. तो चलो यहां बनाते हैं. मान लो ये मेरे पास एक ग्राउंड था, उसमें ऐसे प्रोजेक्शन डिप्रेशन थे, मिट्टी मैंने डाली है उसके अंदर, और मैंने उसकी कंपैक्शन करवानी है. कंपैक्शन अगर तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो नीचे को फोर्स काम कर रही है इसके लॉन रोलर के वेट के बराबर, वेट के बराबर काम कर रही है नीचे को. कंपैक्शन क्या होगी? mg के बराबर होगी, जो उसका वेट है, इतना वेट से. और यहां पर क्या हो रहा है?
एफ साइन थीटा ऊपर चला गया, कंपैक्शन कम होगी इस सेकंड केस में। मैं ऐसे दिखा रहा हूं फोर्सेस को, कंपैक्शन, अब मैं कंपैक्शन फोर्सेस दिखा रहा हूं। फर्स्ट केस में ये है और सेकंड केस में वो कम होगी कंपैक्शन फोर्स आपकी, चेक कर लो। थर्ड केस में 0 है, फोर्थ केस में रिवर्स, दोबारा फिर वापस ला रहा हूं उसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में, कंपैक्शन अगेन एंगल वाइज है, मींस कम है, इसलिए मैंने उसको कम दिया है। चेक कर लो भाई, वो इस वाले केस से ज्यादा होगी क्योंकि एंगल 30 डिग्री का है। ये कंपैक्शन फोर्स है, मुझे अपनी ग्राउंड को लेवलिंग करवानी थी। यहां से क्लियर होता है वर्क डन का कंसेप्ट बेसिकली। यहां वेट mg काम कर रहा है, यहां वेट mg माइनस एफ कॉस थीटा काम कर रहा है, तो कॉस 60 हाफ कॉस 30 रूट 3/2, तो यहां थोड़ा फर्क पड़ा वेट के अंदर, यहां तो वेट बहुत कम हो गया ना, यहां वेट थोड़ा कम हुआ है। तो कंपैक्शन, मेरी जो मिट्टी की कंपैक्शन करवानी है, अब इस तरह समझो कि वर्क डन क्या होता है बेसिकली। अब समझो वर्क डन क्या होता है, ये नहीं कि बॉडी वहां से वहां पहुंच गई तो काम हो गया मेरा। इट इज ए वेरी मीनिंगफुल न्यूमेरिकल, वेरी मीनिंगफुल न्यूमेरिकल, वेरी मीनिंगफुल न्यूमेरिकल। इसमें सारी चीजें क्लियर कर दी मैंने, आपकी नेगेटिव वर्क का मिसकंसेप्शन भी खत्म करते हैं। आई हैव टू बी केयरफुल कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और आपका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उनके बीच का एंगल चाहिए मुझे मोर देन 90 डिग्री। ये तो इधर का फोर्स लगाऊंगा तो इधर रोलर पीछे आ जाएगा, कौन सी आप आ गई है। अगर मेरा रोलर तब भी आगे जा रहा होता तब मैं कहता, वो कब आगे जाएगा, तब उसको कोई और अगर उधर खींच रहा होगा तभी आगे जाएगा उधर को, और मैं इधर खींच रहा हूं। मैंने यहां पे एक तो नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट क्लियर किया आपको कि नेगेटिव वर्क में आई हैव टू बी केयरफुल। नंबर 2, आपने कहा सब में डिस्टेंस मूव्ड सेम है तो वर्क डन सेम होना चाहिए था मेरा, तो वर्क डन कंपोनेंट फोर्स पे भी डिपेंड करता है। आपका जब पुलिंग की आपने, उसमें जो उसका कुछ कंपोनेंट उसके वेट को क्या कर रहा है, लाइटन कर रहा है, हल्का कर रहा है, mg में से माइनस हो रहा है क्योंकि ऊपर चला गया वो, ठीक है। अदरवाइज तो अगर मैं ऐसे पढ़ा है तो इसका वेट mg रिएक्शन n ऊपर को, अगर ऐसे है तो ये f वेट का, वही बात है, रिएक्शन n ऊपर, एक कंपोनेंट और ऊपर चला गया, अब वो दोनों मिलकर वेट को बैलेंस कर रहे हैं, इसका इफेक्टिव वेट कम हो गया। अगर इफेक्टिव वेट कम हो गया तो ये कंपैक्शन कम करेगा। तो उसने जो आपका जो जिसने उनको गार्डनर को लेबर के लिए अपने काम रखा था, दैट फेलो ने कहा था उसको स्टार्टिंग में, वो वर्डिंग यहां नहीं ले सकता मैं, कि मुझे मिट्टी को कंपैक्ट करवाना सपोज बाय 1 सेंटीमीटर, उसके लिए मुझे काम चाहिए। तो वो बात फिर मैंने आपको अब अल्टीमेटली ये चीजें समझानी चाहिए है कि वर्क का, इट इज नॉट सिंपली कि डिस्टेंस मूव्ड इज वर्क, और बहुत सारे फैक्टर काउंट करने पड़ते हैं जब हम वर्क की बात करते हैं। कंपोनेंट फोर्स की बात भी करेंगे कि उसमें फोर्स का इफेक्ट कितना है, वो वर्डन को करेगा। ये नहीं कि मैं आपको तो जी यही, आपको तो सिर्फ 100 मीटर डिस्टेंस चलवाना मेरे से, मैंने चल दिया, उस डिस्टेंस चलने का इफेक्ट कितना आया है वो भी मुझे, मतलब समझे नहीं कि जो वर्क है वो इट इज मल्टी डायमेंशनल टास्क है। ये मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस मूव की बात करनी है मुझे, वहां यहां कंपैक्शन की बात कर दो। इसलिए जब वर्क की बात करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का रोल प्ले होता है। खाली ये नहीं कि मैंने बॉडी उठा के वहां रख दी, मैंने काम कर दिया, नो, दिस इज नॉट वर्क डन। तो वर्क के अंदर फोर्स का भी रोल पूरा ही है। आपने ये नहीं कि भाई मैंने तो ये कहा था जी आपको इसको उठा के चीज को वहां रख दो और आपने रख दी है, तो आपने चाहे ऐसे उठाई चाहे पुलिंग की, वक्त हो गया मेरा। दिस सिंगल न्यूमेरिकल गिव्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द वर्क। देख लो बच्चों, को डाउट हो, ठीक है। चलें आगे इसके अंदर अब, और देखो जी, एक न्यूमेरिकल करता हूं मैं आपका कंपोनेंट फॉर्म वाला, फिर आगे वेरिएबल फोर्स पे चलेंगे। अब जो वर्क है आपने कहा है दैट इज एफ डॉट एस, राइट, स्केलर क्वांटिटी। भाई वेक्टर अगर है तो ये इट मींस इट कैन बी रिटन एज आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड। पहली बात, डॉट आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। सेकेंड थिंग, दिस इज वर्क। मैं डॉट प्रोडक्ट में बढ़कर आया हूं तो क्या बन जाएगा ये, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। दिस इज वर्क। देख लो बच्चों, अब वो कहते हैं सपोज एक फोर्स है एफ 2 आई कैप
प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम 1,1,1 से लेकर 2,3,4 यहां डिस्प्लेस कर दिया उसने पार्टिकल को। इस फोर्स ने पार्टिकल को यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया। सपोज फोर्स displaces the particle from 1,1,1 to 2,3,4 राइट बच्चा जी। यहां से कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। तो यहां मुझे अब क्या करना पड़ेगा बच्चा जी, आपका कंपोनेंट फॉर्म की बात करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर 2 - 1 आई कैप, यही होगा बच्चा जी। 3 - 1 जे कैप प्लस 4 - 1 के कैप, तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज वर्क डन एफ डॉट एस, व्हाट इज डब्ल्यू, दैट इज योर एफ डॉट एस मीन्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। व्हाट इज वर्क डन 2 × 1 हो जाएगा पहले, प्लस 3 × 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 हो जाएगा। दिस इज 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 जूल का काम हुआ है। अगर मुझे कंपोनेंट फॉर्म में बात करनी है बच्चा, देख लो। कोई डाउट हो इसके अंदर, आपको कोई डाउट हो इसके अंदर, देख लो बच्चों। यहां पर कहीं भी आपको डाउट जा रहा हो, ठीक है, चलें आगे। अब मुझे बात करनी है वेरिएबल फोर्स की बात करनी है। तो पहले मैंने सारा काम आपका किया है, कांस्टेंट फोर्स का काम किया है, और अब मुझे बात करनी है बेटा जी वेरिएबल फोर्स की बात करनी है। सपोज कर लो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है, मेरी बॉडी जो है वो यहां से यहां डिस्प्लेस कर गई, यहां से यहां डिस्प्लेस कर गई, ठीक है जी। और जो मेरी फोर्स थी, मेरी फोर्स जो है वो ऐसे वेरी करी, इसके इतने पोर्शन में ऐसे वेरी की है मेरी फोर्स। बॉडी मेरी, इसको ए डैश लिख दिया मैंने, इसको बी डैश लिख दिया। दिस इज माई फोर्स, this is my A dash, this is my B dash, this point is your A, this point is your B, this point is your, suppose body moves from A to B, this is variation of force। देखो फोर्स यहां पर वैल्यू है फोर्स की, या फोर्स को और ज्यादा दे दो वेरिएशन, क्या दिक्कत है, लो जी दिस इज द वेरिएशन ऑफ फोर्स। दिस इज योर हेडिंग है मेरा बेटा जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, राइट। कोई डाउट उसके अंदर। यहां की बात कर रहा हूं तो ये वैल्यू ऑफ फोर्स है, यहां की बात कर रहा हूं तो ये वैल्यू ऑफ फोर्स है। तो मुझे क्या बताया गया भाई, आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क डन निकालना है वहां खड़े हो जाओ, छोटी सी एक स्ट्रिप बनाओ, ठीक है जी। यहां पर सपोज कर लो वैल्यू ऑफ, ये ऊपर वर्ड लिख रहा हूं मैं फोर्स, कंप्लीट वर्ड लिख रहा हूं फोर्स, यहां पर वैल्यू ऑफ फोर्स एफ है। सपोज ये डिस्टेंस मूड कितना है, ds है, स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। व्हाट इज एरिया, क्या बन जाएगा, f इंटू ds बन जाएगा। तो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। नेक्स्ट फिर और निकाल लो, पहले निकाल लो, चलो पहले फोर्स थोड़ी सी कम है तो ये वर्क डन कम आएगा। तो मुझे सारे स्ट्रिप्स के एरिया निकालने, उनको ऐड कर लेना है। और अगर मैं एरिया नहीं निकाल सकता तो सीधा करो व्हाट इज वर्क, या तो आप लिख दो वर्क इज इक्वल टू एरिया ए डैश बी डैश बी, ये पॉइंट बन जाएगा अब आपका ए, ये बन जाएगा बी, ए डैश बी डैश बी। या तो ए काम कर लो, नहीं कर सकते, अगर आपको पता है इंटीग्रेशन मुझे लिमिट्स दी हुई हैं तब आप ऐसे करो। अगर मुझे इस पाथ की वेरिएशन दी हुई है कि फोर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तब मैं ये काम कर दूंगा। ये डिस्टेंस s1 है, से s2 मूव करूंगा, f डॉट ds निकाल दूंगा, तब मैं ऐसे काम करूंगा। अगर मुझे लिमिट वेरिएशन का, यू कैन से टाइप ऑफ वेरिएशन नहीं दिया कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग या इस कर्व के अकॉर्डिंग वो वेरी करती है,
तो मेरा ये मेथड, और कोई मेथड नहीं है मेरे पास। अगर दिया हुआ है तब ये चलूंगा। इसको देख लो आराम से बेटा जी। अब इसकी प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं जो फोर्स है, प्रॉब्लम करते हैं। सपोज फोर्स वेरीज एज, हाँ जी, F बराबर है AX प्लस बी अलोंग ए पाथ। जब जिस रास्ते पे आप जा रहे हो फोर्स ऐसे वेरी करती है। फाइंड वर्क डन इन ट्रेवलिंग थ्रू डिस्टेंस S। तो लो जी, तो व्हाट इज वर्क डन? अभी मैंने कहा है आप क्या करोगे, यहां लिख देता हूं पूरा। कैलकुलेट वर्क डन इन कवरिंग डिस्टेंस S। ठीक है जी। जब S की बात कर रहा है तो फिर अब दो चीजें हैं यहां पर भी। आप चाहे इसको S1 मान लो, इसको S2, ये S, फिर इनकी वैल्यू दी होगी। अगर नहीं दी वैल्यू, अगर सिंपल डिस्टेंस का है तो वो 0 से लेकर S तक। फिर हम ऐसे बात करते हैं, या तो वो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज देगा, अगर नहीं दे रहा सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा है वो 0 से लेकर S तक। ठीक है बच्चा जी। लो जी, व्हाट इज W? अभी आपने कहा है इंटीग्रेशन 0 to S F डॉट dx। व्हाट इज F? AX प्लस बी इंटू dx। ये हो जाएगा बच्चा जी। लो जी, क्या हो जाएगा ये 0 से लेकर S तक। तो a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स, ये बन जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट करके हम पढ़ चुके हैं, तो ये बन जाएगा a एस स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एस। ठीक है जी, पहले अपर लिमिट माइनस a इंटू 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू 0। तो सॉल्व करके आ जाएगा a एस स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एस। दिस इज वर्क डन। तो मैं फिर मुझे ऐसे काम करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम बनेगी, मैंने आपको एक स्टाइल समझा रहा हूं कि ऐसे काम करना है मुझे। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? देख लो जी आप, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर वेरिएबल वर्क डन के अंदर? अच्छा, अब इस वाले मेथड की बात करते हैं, ग्राफ वाले की बात कर देते हैं। सपोज करो उसने मुझे ऐसे कहा कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है जी, पहले फोर्स मेरी ये थी, फिर मेरी फोर्स की वेरिएशन ये है, फिर ये है, और फिर यहां आके 0 हो गया। सपोज ये 20 न्यूटन की फोर्स है, ये 10 न्यूटन की फोर्स है, ये 4 मीटर है, सॉरी 3 मीटर है, ये 7 मीटर, ये 8 मीटर है। ये डिस्टेंस FS ग्राफ दिया उसने मेरे को, FS ग्राफ दे दिया बच्चे उसने मेरे को। व्हाट इज वर्क डन? यहां कैसे निकालेंगे? ये फोर्स है, ये ऐसे भी आ सकता है आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ये एरिया अंडर द ग्राफ वाला आ गया। ठीक है जी। तो लो जी, व्हाट इज, पहले O है, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, इसको D मान लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। इन ट्रायंगल AOF, पहले इसका एरिया, ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट 20 प्लस, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया, तो 4 इंटू 20, 7 माइनस 3, ये हो गया बेटा, इंटू 20 प्लस ये ट्रेपीजियम बन रही है, प्लस पहले बन रही है आपकी ट्रायंगल हाफ 3 इंटू 20 प्लस, नेक्स्ट है 7 माइनस 3 इंटू 20 रेक्टेंगल बन रही है, प्लस ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 जमा 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट, हाइट 1 आ जाएगी बच्चा जी, चेक कर लो इसको। ये बन जाएगा 10, 30 जमा 80 जमा 15, तो 110, 125 जूल का वर्क हो रहा। ग्राफ ऐसे भी आ सकता है आपको, चेक कर लो भाई, ग्राफ ऐसे भी आ सकता है आपको। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है? देख लो इसको भी आराम से देख लो। लो जी, इसी ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, इसी ग्राफ को, जस्ट टू गिव यू कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जस्ट टू गिव यू कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सपोज कर लो इसी ग्राफ को वो यहां से आके और फिर नीचे भी लेकर जाता है, नीचे भी -10 तक लेकर जाता है, और फिर वापस आता है 1 मीटर, ये 9 मीटर हो गया, ये -10 न्यूटन की फोर्स है। अब क्या होगा? यहां तक तो काम होगा, नीचे भी काम होगा। कितना होगा वो? चेक कर लो, हाफ, बेस कितना बेटा जी 1, हाइट कितनी है 10, बराबर है 5 जूल का वर्क यहाँ हुआ। लेकिन ये वर्क कैसा है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो व्हाट विल बी टोटल वर्क डन?
125 माइनस 5 इज इक्वल टू 120 जूल। उसी ग्राफ को एक्सटेंड किया मैंने, यहां तक वर्क डन पॉजिटिव है 125, उसी को मैंने पहले मैंने नेगेटिव बात नहीं की आपसे जान के, ताकि एक तो पता क्या है चीजों को वन स्टेप बाय स्टेप आगे करा मैंने। फिर मैंने ये कहा आगे ये भी है वर्क डन 1 मीटर के लिए, ये भी काम हुआ -5। तो ये आपका ये हो जाएगा बच्चा। इज इट क्लियर? रिपीट करना है। तो नीचे वाला वर्क डन नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। टोटल पूछ रहा है प्लस माइनस कर दो, अलग अलग पूछ रहा है अलग अलग निकाल दो, जैसे वो कहता है वैसे काम कर दो। ठीक है बच्चा? तो बच्चों मैंने आज सिर्फ एक टॉपिक किया है आपका वर्क, उसको मैंने कांस्टेंट फोर्स से बात की। पहले कांस्टेंट फोर्स में दो बातें की, डायरेक्शन मोशन सेम है या डिफरेंट है। फिर मैंने पहले सारा वहां डिस्कस कर लिया, क्योंकि वर्क का नेचर तो मतलब वर्क का यू कैन से आउटपुट तो वही रहेगी ना। फिर मैंने वेरिएबल फोर्स पे टाइम कम लगाया, क्यों? यहां तो जस्ट फोर्स को वेरी करना था, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। तो इज इट क्लियर? तो आज मैंने आपका पूरा एक कंप्लीट टॉपिक किया आपका वर्क, उसको मैंने कोशिश की है हर एंगल से क्लियर करने की। जो लॉन रोलर वाला एग्जांपल है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू चेक कि ये सिंपली चीज को उठा के वहां रखना इज नॉट द वर्क, उसमें फोर्स की इफेक्टिवनेस भी काउंट होगी। अगर सेम डायरेक्शन में था तो उतने ही फोर्स ने आपका काम ज्यादा किया, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उसी फोर्स ने आपका काम कम किया है। इज इट क्लियर बेटा? तो मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।